आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गियासुद्दीन बलबन की। गियासुद्दीन बलबन इस टॉपिक को हम 4 सब टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। ये 4 सब टॉपिक्स इस तरह से रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गियासुद्दीन बलबन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जनरल इंट्रोडक्शन में। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में, यानी कि गियासुद्दीन बलबन जब रूल करना स्टार्ट करता है तो इसके सामने कौन सी चुनौतियाँ आईं और इन चुनौतियों का इसने सामना कैसे किया। इसके बाद हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसका प्रशासन कैसा था। और इसके बाद हम बात करेंगे इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। एज ए रूलर उसका इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें कौन सी बातें आएंगी। तो ये हमारा इंडियन हिस्ट्री का वीडियो नंबर 51 है। इसके पहले 50 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए, गियासुद्दीन बलबन में सबसे पहले तो आपको यही बात दिमाग में रखनी है, इसका रूलिंग पीरियड क्या है, 1265 से लेकर के 1287। अब हम बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन की। तो जनरल इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं 15 हमने यहाँ पे कीवर्ड्स बना रखे हैं। अब हम इन 15 कीवर्ड्स को एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन पूछ करके इन जो 15 पॉइंट्स हैं इनको कोशिश करूँगा कि आपके दिमाग में एक बार में बिल्कुल बैठ जाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कि अगर आपसे पूछा जाए कि बलबन का रियल नेम क्या था, तो बलबन का रियल नेम रहेगा बहाउद्दीन। बलबन का रियल नेम क्या है? बहाउद्दीन। और ये तुर्किस्तान के किस क्लैन से रिलेटेड था? तो इलबरी। किस क्लैन से? इलबरी। फिर इसके जो फादर थे वो 10,000 फैमिलीज़ के खान थे, तो एक तरह से आप चीफ्स इनको समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जब मंगोल ने अटैक किया जहाँ पे ये लोग रहते थे, तो इसको बंदी बना लिया गया, गुलाम बना करके इसको बेच दिया गया। किसे? ख्वाजा जमालुद्दीन। ख्वाजा जमालुद्दीन नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि इसको पहले तो ये, क्योंकि इसके पिताजी 10,000 जो फैमिली है उसके खान हैं, तो मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। लेकिन इसके बाद फिर जब अटैक होता है मंगोल का, तो फिर ये गुलाम बन जाता है और उसके बाद कहाँ पहुँच जाता है? गजनी। गजनी में जगह है बसरा। इसके बाद जो ख्वाजा हैं, ख्वाजा जमालुद्दीन, ये इससे बहुत इसकी क्वालिटी से बहुत इम्प्रेस होते हैं और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से ट्रेन किया। उसके बाद वो इसे दिल्ली ले आए, यानी कि अब गजनी से कहाँ आ गया है? अफ़गानिस्तान से कहाँ आ गया है? दिल्ली। और वहाँ पे इन्होंने बेच दिया इल्तुतमिश को। अब ये डेट कौन सी है? 1232। ये हमारा सेकंड कीवर्ड है। क्या अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई इल्तुतमिश के पास ये बलबन कब पहुंचा एज ए स्लेव, तो 1232 में पहुंचा। तो हमारा पहला कीवर्ड क्या था? इसका रियल नेम, और वो है बहाउद्दीन। और दूसरा कीवर्ड हमारा क्या था? इल्तुतमिश, 1232। अब इसके बाद इल्तुतमिश भी इससे काफ़ी इम्प्रेस होता है और इसके बाद इसको मेंबर बना देता है, जो 40 स्लेव्स का एक सर्कल हुआ करता था, यानी कि चालीसा का सदस्य बना देता है। चहलगामी भी उसको कहते थे, यानी चहलगामी का एक मेंबर बन जाता है। अब इसके बाद रजिया के टाइम पे इसको कौन सा टाइटल मिला, कौन सा इसको पद मिला? अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार। तो तीसरा कीवर्ड हमारा रहेगा रजिया, और रजिया के टाइम पे इसको कौन सा पद मिलता है? अमीर ए शिकार। रजिया के बाद नेक्स्ट रूलर कौन है? बहराम शाह। बहराम शाह के बाद नेक्स्ट रूलर कौन है? नासिरुद्दीन। ठीक, तो हमने रजिया के टाइम पे देख लिया कि इसको कौन सा पद मिल रहा है? अमीर ए शिकार। इसके पहले इल्तुतमिश ने इसको कहाँ से शामिल किया है? 40 स्लेव्स में, यानी कि चहलगामी में। चालीसा का जो ग्रुप होता था, 40 सरदारों का जो ग्रुप होता था, उसमें शामिल किया गया। फिर बहराम शाह के टाइम पे इसको रेवाड़ी और गुड़गांव, हरियाणा में, ये जो 2 शहर हैं, यहाँ की इसको जागीर मिल जाती है। जागीर का मतलब ज़मीन होता है। फिर इसके बाद नासिरुद्दीन को इसी ने रूलर बनाया, और कहने को तो सुल्तान कौन था? नासिरुद्दीन, लेकिन रियल में जो पावर थी वो किसके हाथ में थी? बलबन के हाथ में। तो हमने ऊपर देखा कि बलबन का जो टाइम पीरियड था वो 65 से 1287 का है। वो तो उसका ऑफिशियल सुल्तान के रूप में जो उसका रूलिंग पीरियड था ये है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इसके पास पावर कब से आ गई है? जब से इसने नासिरुद्दीन को क्या बना दिया है? सुल्तान बना दिया है।
तो इस तरीके से देखा जाए तो अपने रूलिंग पीरियड में आने के पहले के 20 साल से ये लगभग इसके पास सारी सत्ता का जो केंद्र है इसी के पास है। अब इसके बाद ऐसा मानते हैं लोग, कौन से लोग हैं ये, इनमें इब्ने बतूता और इसामी, ये 14th सेंचुरी के हिस्टोरियंस हैं। तो इब्ने बतूता और इसामी जैसे जो हिस्टोरियंस हैं, इनका ये मानना है कि बलबन ने नासिरुद्दीन को जहर दे दिया था और उसके बाद मार करके फिर खुद से सुल्तान बन गया। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये बताती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि नासिरुद्दीन के टाइम पे तो उसके पास वैसे ही सारी पावर वही इंजॉय कर रहा था, यानी कि उसे उसे पता था कि नासिरुद्दीन का कोई बेटा है नहीं और उसकी डेथ के बाद तो उसी को सत्ता मिलने वाली है। तो इसलिए मॉडर्न रिसर्च यानी मॉडर्न हिस्टोरियंस ऐसा नहीं मानते हैं। अब अगला हमारा कीवर्ड है कि ये खुद तो मेंबर चहलगामी का था, लेकिन फिर भी ये खुद तो मेंबर किसका था, चहलगामी का था, लेकिन जब ये सुल्तान बना तो उसने इस इंस्टीट्यूशन को ही ख़त्म करने स्टार्ट कर दिया। और ये हमारा हो जाएगा कीवर्ड नंबर 8। और ऐसा इसने इसलिए किया जिससे कि जो सुल्तान का जो प्रेस्टीज है, जो कि बिल्कुल डाउनफॉल में चल रहा था, वो वापस से फिर से बन जाए, फिर से उसको वो अपग्रेड करना चाह रहा था ये, इसलिए इसने ऐसा किया था। आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। फिर इसके बाद अगला हमारा कीवर्ड है स्पाई सिस्टम एंड आर्मी सिस्टम। तो स्पाई सिस्टम को इसने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और इसकी जो आर्मी थी उसको सेंट्रलाइज किया, स्ट्रांग तरीके से सेंट्रलाइज किया। और ऐसा इसलिए किया जिससे कि मंगोल का अटैक जब हो तो उसके लिए ये तैयार रहे, और इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर होते हैं, अगर आंतरिक विद्रोह होते हैं, तो उसके लिए भी ये तैयार रहे। तो इस तरीके से इसका अगर स्पाई सिस्टम अच्छा होगा तो जो अंदर के विद्रोह हैं वो उनको ये अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है, और अगर सेंट्रलाइज आर्मी होगी तो मंगोल के अटैक को भी ये अच्छी तरीके से झेल सकता है। फिर इसके बाद अगला कीवर्ड रहेगा कि इसने अपना जो सुल्तान का जो पद है या खुद को थोड़ा ऊंचा दिखाने के लिए सेंट्रल एशिया का एक मिथिकल कैरेक्टर है अफरासियाब। ये वहाँ का सबसे कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग वॉरियर माना जाता है। तो इसने अपने आप को ये बताया कि ये अफरासियाब के वंश का ही वंशज है। तो इस तरीके से इसने क्लेम किया कि इसका डिसेंट कहाँ से आ रहा है, अफरासियाब से आ रहा है। तो ये हमारा कीवर्ड नंबर 10 था। फिर इसके बाद इसने जो राजशाही है उसको थोड़ा सा और कहना चाहिए कि भव्य बनाने के लिए इसने कुछ टाइटल्स भी लिए। जैसे कि इसका 2 टाइटल आपको याद रखना है, एक जिल ए इलाही, एक क्या है, जिल ए इलाही यानी कि शैडो ऑफ गॉड, और दूसरा है नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई यानी कि गॉड्स वाइस रेजेंट ऑन अर्थ। तो दोनों ही टाइटल से पब्लिक को ये बताया जा रहा है कि जो सुल्तान हैं वो सीधे ईश्वर की छाया है, पृथ्वी में ईश्वर की ही छाया के समान है। और नियाबत खुदाई यानी कि पृथ्वी में सीधे वो रसूल के बाद अगला जो पद है वो इन्हीं का है। यानी कि इन टाइटल से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि के बाद पैगंबर के बाद और बाकी के जो इंसान हैं उन दोनों के बीच की कड़ी कौन है, सुल्तान है। तो इस तरीके से 2 टाइटल आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद इसने अपने राज दरबार की जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने के लिए इसने पर्शियन एटिकेट्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें क्या होता था, 2 आपको वर्ड याद रखने हैं, एक सजदा, वही सिजदा सजदा, एक सजदा आपको याद रखना है, दूसरा पैबोस। अब सजदा का मतलब क्या होता है, सर झुकाना। सजदा का मतलब क्या होता है, सर झुकाना, सम्राट के सामने सीधे लेट जाओ, दंडवत। तो एक तो सजदा यानी कि जो भी दरबार में आएगा वो सजदा करेगा। दूसरा पैबोस, पैबोस का मतलब होता है कि जो सुल्तान हैं उनके चरणों को चूम लिया जाए। इसका लिटरल मीनिंग मैं बता रहा हूँ कि इसका लिटरल मीनिंग होता है किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क। तो इस तरीके से ये जो एटिकेट्स हैं, ये जो शिष्टाचार है, ये
पर्शियन शिष्टाचार यहाँ पे लागू किया गया। तो ये हमारा कीवर्ड नंबर 12 था। इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज क्या था? ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था जो इसने इस्टेब्लिश किया था। और जैसा कि हमने ऊपर देखा, इसने पर्शियन एटिकेट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसी कड़ी में इसने पर्शियन न्यू ईयर भी स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो इसका दरबार है और उसमें थोड़ा भव्यता आ जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड है 14, काई खुसरो और अमीर खुसरो। अब पहले काई खुसरो की बात करते हैं। तो काई खुसरो जो है बलवन का ग्रैंडसन था। काई खुसरो किसका नाम है? बलवन के ग्रैंडसन का। और जब इसकी डेथ होती है, जिसका जो लास्ट टाइम था बहुत दुख में बीता था, तो जब इसकी डेथ होती है तब इसने नॉमिनेट किया था कि अगला रूलर इसका ग्रैंडसन कौन बनेगा? काई खुसरो नाम, जो कि मोहम्मद जो इसका बेटा था उसकी डेथ हो गई थी, मोहम्मद का ही बेटा था। तो बलवन का बेटा कौन? मोहम्मद। और मोहम्मद का बेटा कौन? काई खुसरो। यानी कि बलवन का ग्रैंडसन कौन? काई खुसरो, जिसको कि इसने नॉमिनेट किया। लेकिन इसके जो सबऑर्डिनेट्स थे, इसके जो नोबल्स थे, उन लोगों ने इसकी बात को अनदेखा किया और काई खुसरो को मरवा दिया। और उसकी जगह दूसरा ग्रैंडसन था कैकुबाद। कैकुबाद को अब यहाँ पे सिंहासन पे बैठाया जाता है, सुल्तान बनाया जाता है। और दूसरा ये एक तो हो गया काई खुसरो, और दूसरे कौन है? अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो इसके राज दरबार के कवि हैं और इस पे इसका बहुत अटेंशन रहता था। तो इस तरीके से ये हमारा 14 कीवर्ड हो गया, काई खुसरो और अमीर खुसरो। फिर इसके बाद 15 कीवर्ड है कि इस मेवाती राजपूत। एक्चुअली मेवाती जो राजपूत थे वो भयानक लूट किया करते थे दोआब रीजन में, तो वहाँ पे पूरी तरह से इसने ख़त्म कर दिया। मेवाती राजपूत की जो ये अटैक हुआ करता था, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। कैसे किया हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। और इसका जो लास्ट डेज थे वो बड़े दुख में बीते, हमने ऊपर अभी बोला। तो दुख में ऐसे बीते, दो बातें इसको बहुत दुखी कर गई। पहला, इसका एक बेटा जो सबसे प्यारा बेटा था मोहम्मद, तो मोहम्मद की हो जाती है डेथ। और जब मंगोल से इसकी फ़ाइट हो रही थी तब डेथ हो जाती है। तो एक तो इससे बहुत दुखी होता है ये। दूसरा ये कि इसका सबसे प्यारा जो गुलाम था तुगरिल का विद्रोह इसको बहुत दुखी कर देता है। तो इस तरीके से दो चीज़ें इसको इसके जीवन के अंतिम क्षणों में इसको बहुत कष्ट पहुंचाती हैं। तो हमने इस तरीके से देख लिया 15 कीवर्ड्स। फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं। हमने नीचे से स्टार्ट कर देते हैं 15 से। मेवाती राजपूत का जो लूट था उसको ख़त्म किया। लास्ट डेज इसके बहुत दुख में बीते क्योंकि मोहम्मद और तुगरिल दो रीज़न है इसके। फिर इसके बाद 14th जो कीवर्ड था हमारा, काई खुसरो को इसने अपना नॉमिनेट किया, अगला रूलर ग्रैंडसन था, लेकिन इसके बाद के लोगों ने इसकी नहीं सुनी और उसकी जगह किसको बना दिया? कैकुबाद को। अमीर खुसरो पे इसका विशेष अटेंशन रहता था। और इसके बाद 13 कीवर्ड है दीवान ए अर्ज, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट इसने इस्टेब्लिश किया था। नौरोज को इसने दोबारा स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कीवर्ड नंबर 12 पर्शियन एटिकेट्स को इसने इंट्रोड्यूस किया, जैसे सजदा और पैबोस। कीवर्ड नंबर 11 टाइटल्स इसने लिए, जैसे कि जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई। खुद को इसने एसोसिएट किया किसके साथ? अफरासियाब के साथ। कीवर्ड नंबर 10। इसके बाद कीवर्ड नंबर 9 है हमारा कि इसने आर्मी को सेंट्रलाइज किया और स्पाई सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, ऑर्गेनाइज किया, जिससे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक विद्रोह से ये निपट सके और मंगोल का अगर अटैक हो तो उसको ये झेल सके। फिर इसने ये खुद चहलगामी का मेंबर था, चालीसा का मेंबर था, ग्रुप ऑफ 40 जो हुआ करता था, लेकिन इसने ग्रुप ऑफ 40 को ही ख़त्म कर दिया। फिर इसके बाद दो बातें आती हैं, हिस्टोरियंस दो तरह की बातें रखते हैं। एक इब्न बतूता और इसामी जैसे हिस्टोरियंस हैं। इन लोग का कहना है कि जो नासिरुद्दीन है, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह जो है तो अगला रूलर बनता है, और बहराम शाह के बाद नासिरुद्दीन। तो ये कहा जाता है कि नासिरुद्दीन को इसने जहर दिया था, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च है, मॉडर्न जो हिस्टोरियंस हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि नासिरुद्दीन के टाइम पे भी जो रियल पावर थी वो बलबन के हाथ में ही थी और नासिरुद्दीन का कोई बेटा भी नहीं था। तो इस तरीके से बड़ी ऑब्वियस बात है कि अगला रूलर तो बलबन को ही बनना था, तो उसको जहर देने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो ये हो गई बात।
इसके बाद कीवर्ड नंबर 5 है कि नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाया किसने था, इसी ने बनाया था। और अब 3 रूलर और तीनों के टाइम पे इसको क्या अचीवमेंट मिलती है। तो एक इल्तुतमिश, आपको याद रखना कीवर्ड नंबर 2 में है कि इसके टाइम पे अचीवमेंट ये है कि ये 40 का मेंबर बन जाता है, ग्रुप ऑफ 40 जो था उसका मेंबर बन जाता है। रजिया सुल्तान के टाइम पे इसकी अचीवमेंट ये है कि अमीर ए शिकार का इसको दर्जा मिल जाता है, इसकी पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाता है। और बहराम शाह सुल्तान के टाइम पे अचीवमेंट इसकी है कि इसको रेवाड़ी और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की जागीरदारी मिल जाती है, रेवाड़ी और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की जागीरदारी मिल जाती है। और आखिरी है कि इसके बचपन का नाम क्या था, बहाउद्दीन था। इसके बचपन का नाम, रियल नेम क्या है इसका, बहाउद्दीन। तो अब हम बात करते हैं बलबन की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि बलबन जब सुल्तान बना तो उसके सामने कौन सी चुनौतियां थी। तो उनकी चुनौतियां थी 4। पहली चुनौती ये थी कि जो ताज, क्राउन का जो प्रेस्टीज है वो बिल्कुल डाउनफॉल में जा रहा था, तो उसको दोबारा से रीस्टोर करना था। दूसरा, उसके सामने चुनौती थी कि जो ग्रुप ऑफ 40 था, यानी कि जो चहलगामी या चालीसा जो था, उसके जो सरदार थे वो डोमिनेंट होते जा रहे थे सुल्तान के ऊपर, तो उन्हें ख़त्म करना था। ये दूसरी चुनौती थी। तीसरी थी जितने भी विद्रोह हो रहे थे, जैसे मेवातियों का, जैसे दोआब रीजन में, जैसे कटेहर का, जैसे बंगाल में, तो इन सब रिवोल्ट्स को उसको सप्रेस करना था। और उसके बाद है जो उलेमा हैं, यानी कि जो मुस्लिम नियम कानून का इंटरप्रिटेशन करने वाले जो लोग होते थे उन्हें उलेमा कहते थे। तो उलेमाओं का पॉलिटिक्स के साथ सेपरेशन करना, ये इसकी अगली चुनौती थी। तो इस तरीके से ये 4 जो इसकी प्रॉब्लम्स थी, इनका इसने किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला, अब हम वो देखते हैं। तो बात ये है कि जब नासिरुद्दीन के बाद जब बलबन सुल्तान बनता है तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज था, क्योंकि इस चेंज के टाइम पे थोड़ा ऐसा लगता है कि पीस जो है तो वो डिस्टर्ब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इल्तुतमिश के डायनेस्टी में कोई भी मेल सक्सेसर था ही नहीं। तो इस वजह से उसके बाद बलबन का आना बिल्कुल एक ऑब्वियस कहना चाहिए कि प्रोसेस जैसा लगा। मतलब इसमें कुछ उठा-पटर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फिर भी ये सब होने के बाद भी, मतलब ये जो ट्रांजिशन था ये बहुत सॉफ्ट तरीके से हो गया, लेकिन इसके बाद भी बलबन के लिए अब जब ऑफिशियल, हालांकि नासिरुद्दीन जब रूल कर रहे थे तब से ही असली पावर जो किसके पास थी, बलबन के पास थी। लेकिन फिर भी जब ये ऑफिशियल सुल्तान बना है तो ये जो सुल्तान का ताज है ये कांटों के ताज से कम नहीं था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत की जो जड़ें हैं वो खोखली हो चुकी थी, और बलबन को अपनी योग्यता और प्रतिभा के दम पे इन सब को कंट्रोल करना था। तो इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी अब तक तुर्क सुल्तान थे उसमें अगर देखा जाए तो बलबन को सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके पहले चैलेंज के बारे में, जो था कि ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाना। तो इल्तुतमिश के बाद कोई योग्य शासक गद्दी पर बैठा नहीं, इसलिए जो पूरा शासन था उसका मैनेजमेंट पूरा डिस्टर्ब हो गया था। चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल बन गया था। जो तुर्क सरदार थे, जो 40 चहलगामी में जो मेंबर्स होते थे, वो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, बहुत अहंकारी भी हो गए थे। और जो सुल्तान था वो उसके हाथों केवल एक कठपुतली की तरह से था। तो इस तरीके से सुल्तान की जो कंडीशन है वो एक, जैसे कोई सिंपल फ्यूडल कोई रूलर होता है, साधारण सामंत होता है, वैसी रह गई थी। जैसा कि हिस्टोरियन बर्ने ने लिखा है कि सभी लोगों के हृदय से राज्य का जो भय था वो सुव्यवस्थित सरकार का आधार और राज्य के गौरव और ऐश्वर्य का धन होता है। लेकिन ये निकल गया था और देश की बड़ी दुर्दशा हो रही थी। तो बर्नी की इस बात से पता चलता है कि उस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत है उसकी
हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। तो बलबन ने इस जो पूरा पुअर कंडीशन चल रही थी इसको अंत करने के लिए और ताज की शक्ति को दोबारा से, ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का उसने उसने डिटर्मिनेशन लिया। और गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहले तो क्या काम किया कि साधारण लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, बहुत शान शौकत से रहना आरंभ कर दिया। और राजत्व के संबंध में उसने जो दैवीय अधिकार है उसका समर्थन किया। तो एक काम क्या हुआ, सिंपल लोगों से मिलना जुलना बंद, और जो अपना लाइफस्टाइल है उसको बहुत बिल्कुल हाई लेवल पे उसने बनाया। फिर तीसरा, जो डिवाइन कॉन्सेप्ट है, डिवाइन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, वो इसने इम्पोज किया। फिर सचदा और कदम पोशी का जो और पर्शियन एटिकेट है वो इसने अपने कोर्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया। दरबार में शराब पी करके जाना और हंसना बिल्कुल मना कर दिया गया। ना तो कोई शराब पी के आ सकता है और ना ही कोई हंस सकता है। वो खुद भी इन सब, ये जो उसने रूल बनाए थे वो खुद भी इनका बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करता था। और साधारण लोगों से तो बात करता ही नहीं था, यहाँ तक कि अगर कोई निचले दर्जे का कोई अमीर व्यक्ति है, यानी कि अमीर है लेकिन उसका जो दर्जा है समाज में वो निचला है, उससे भी बातचीत नहीं करता था। कई बार ऐसे केसेस हुए कि बहुत से ऐसे अमीर थे जिनसे उनसे उसने बातचीत करना बंद कर दिया, मना कर दिया। और दरबार के वैभव की तड़क भड़क को बढ़ाने के लिए उसने हर साल ईरानियन जो न्यू ईयर होता है, नवरोज, इसको उसने मनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये हमने जो बातें लिखी, इसमें आप अब याद रखने के लिए कैसे पॉइंट्स याद रखेंगे। एक तो सिंपल लोगों से मिलना बंद, फिर दूसरा उसने अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड उसको थोड़ा सा हाई किया, फिर इसके बाद डिवाइन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट किया। तीसरा, नंबर 4 पे कह सकते हैं कि उसने जो एटिकेट्स हैं सजदा कदम पोसी वाला। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि शराब और हंसने वाली बात। फिर इसके बाद जो निचले दर्जे के अमीर हैं उनसे भी बातचीत करना बंद, और नौरोज। तो ये कीवर्ड्स हैं जो हमें इस हेडिंग में याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं चहलगामी या चालीसा का, उसने उसको उस जो ग्रुप बना हुआ था, जिस ग्रुप का ये खुद भी मेंबर था, उसको इसने ख़त्म कैसे किया। तो इल्तुतमिश के टाइम पे ये 40 जो सरदारों का ग्रुप होता था इसको बनाया गया था, लेकिन अब ये बड़े पावरफुल हो गए थे और ये सुल्तान को ही पपेट की तरह से नचाने लगे थे। और सल्तनत की जितनी भी इम्पोर्टेंट जागीर थी और जितने भी इम्पोर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी वो इन्हीं 40 मेंबर्स के हाथों में रहती थी। तो इसलिए ये जो निरंकुश हो गए थे, ये सुल्तान के प्रतिष्ठा के मार्ग में एक बाधक बन रहे थे। तो इसलिए बलबन ने इनको नष्ट करने का संकल्प लिया। तो इसके लिए इसने किया क्या कि जो छोटे सरदार थे और जो वफादार थे, वफादार और छोटे सरदार, उनको क्या किया, उनका स्टेटस थोड़ा हाई कर दिया। उनको जो हायर पोस्ट हैं उस पोस्ट पे इन छोटे और वफादार सरदारों को अपॉइंट करना स्टार्ट किया। और उनका स्टेटस जो ये 40 जो ग्रुप हुआ करता था उसके सरदारों के बराबर कर दिया। ठीक, इसके बाद एक काम तो उसने ये किया कि अपने अपने लोगों को ऊंचे वाले जो पोस्ट थी उसमें बैठाना शुरू किया। दूसरा काम, उसने सिंपल से सिंपल अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर जो 40 के मेंबर्स हुआ करते थे उनको बहुत सीवियर पनिशमेंट देना इसने स्टार्ट कर दिया। जैसे एक एग्जांपल इसका देखने को मिलता है, बदायूं का जो गवर्नर था जिसका नाम था मलिक बकबक, बदायूं का गवर्नर था मलिक बकबक। अब इसको इसे कंट्रोल करना था और मलिक बकबक ने क्या किया था कि एक बार नौकर को बहुत ज़्यादा पिटवा दिया और उसको इतना पिटवाने से उसकी डेथ हो गई। तो इस वजह से अब जो सुल्तान हैं उन्होंने इसे मलिक बकबक को जनता के सामने कोड़े लगवाए। और इसी तरीके से अवध का एक रूलर था अमीर हैबत खान, अमीर हैबत खान, उसने क्या किया था, शराब के नशे में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। तो उसको भी पब्लिक के सामने कोड़े लगवाने का आदेश दिया और 500 कोड़े उसको
लगवाए, और 500 कोड़े लगवाने के बाद जिसकी उसने हत्या की थी उसकी वाइफ को उसने उसको दे दिया कि भाई ये पकड़ो, और अब तुम्हें इसके साथ जो करना है वो कर सकते हो, जो सज़ा तुम्हें देनी है वो दे सकते हो। हालांकि उसने फिर 20,000 टका दे करके उस विधवा से उसने मुक्ति पाई, और लेकिन उसके बाद कहते हैं कि वो इतना लज्जित हुआ कि मरने तक वो घर से निकला ही नहीं। तो इस तरीके से अवध का जो, इसी तरीके से अब तीसरा एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अवध का एक रूलर था अमीन खान। अवध का रूलर था अमीन खान। उसको तो मरवा के अयोध्या के फाटक पे लटकवा दिया था। उसने क्या किया था, अपने चचेरे भाई शेर खान को विष दे के मरवा दिया था। तो इस तरीके से हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए। एक तो मलिक बकबक का देखा, जिसने अपने नौकर को पीटा था इसलिए उसको सज़ा दी गई। फिर हमने एक देखा हैबत खान, जिसने एक व्यक्ति को मार दिया था शराब के नशे में, उसको इसने कड़ी सज़ा दी। यानी कि पब्लिक के सामने ये दिखाने की कोशिश कि ये जो ग्रुप ऑफ 40 हैं अब इनकी शक्ति वैसी नहीं रह गई जैसे पहले थी। तो इस तरीके से हमने, और तीसरा एग्जाम्पल हमने देख ही लिया कि किस तरीके से अमीन खान को उसने मरवा के अयोध्या के फाटक में लटकवा दिया। तो इस तरीके से 3 एग्जाम्पल से पता चलता है कि उसने किन तरीक़ों से जो ग्रुप ऑफ 40 है उसको ख़त्म करना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं विद्रोहों के दमन के बारे में। तो बलबन की गद्दी पर बैठने के समय हिंदुओं ने हर जगह विद्रोह मचा रखा था। वास्तव में पृथ्वीराज की पराजय के बाद अब तक वो लगातार अपने स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोआब और अवध के जो लोग थे उन्होंने अभी हथियार डाले नहीं थे। बदायूं, अमरोहा, पटियाली, काम्पिल, ये सब सेंटर थे जहाँ से वो निकलते थे और तुर्कों पर अटैक करते थे और फिर से अपने जगहों पे वापस लौट आते थे। कटेहर में तो सुल्तान के जो लोग थे वो किसानों से कर तक नहीं वसूल पाते थे, और दिल्ली के आसपास भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लूट मार मचा रखी थी। इसी प्रकार से बंगाल और बिहार में भी हालत अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से बलबन ने डिसाइड किया कि भाई अब कोई नया रीजन नहीं जीतना है, बल्कि जो अपने हाथ में है और वहाँ जो विद्रोह हो रहा है पहले उसको दबाया जाए। तो देखिए कहाँ कहाँ विद्रोह हो रहा है। विद्रोह हो रहा है दोआब, अवध, बदायूं, अमरोहा, पटियाली, कंपिल, कटेहर, बंगाल, बिहार। ठीक, तो अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेवातियों को उसने किस तरीके से दमन किया। तो दिल्ली के पड़ोस में उत्पात मचा रहे थे मेवाती। तो इसके लिए बलबन ने एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड आर्मी का हेल्प लिया और मेवातियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। जिन जंगलों में मेवाती रहते थे उसको जंगल को चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद जंगलों को कटवाना शुरू कर दिया, और जैसे ही कोई मेवाती दिखता उसकी हत्या कर दी जाती, और उसकी हत्या करने के बाद उसकी जो स्त्री होती थी और उसको तो दासी बना करके बेच दिया जाता था, और 11 वर्ष के ऊपर के सभी बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था। गांवों में, मेवातियों के गांवों में आग लगा दी गई, नगरों को में आग लगा दी गई। तो इस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1 लाख मेवातियों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, और बाद में फिर और वो विद्रोह ना करें इसलिए गोपालगिरी में एक उसने फोर्ट भी बनवाया और वहाँ खूंखार अफगान सैनिक रखे गए थे। तो इस तरीके से हर टाइम मेवातियों वाला जो रीजन था उसको पूरी तरह से आर्मी वहाँ रख करके उन पर निगरानी रखी जा रही थी। तो इस तरीके से उसने, कहना चाहिए कि ब्लड पॉलिसी को फॉलो करते हुए मेवातियों का जो विद्रोह चल रहा था उसको पूरी तरह से शांत कर दिया, और उसके बाद दोबारा से मेवातियों ने दोबारा से इसके बाद विद्रोह नहीं किया। तो ये तो था मेवातियों की बात। अब बात करते हैं दोआब वाला जो रीजन था। तो जो दोआब वाला रीजन था वहाँ भी हिंदुओं ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर रखा था, और नासिरुद्दीन के समय भी बलबन ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम पे ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रह रहा था। दोआब की जो सड़कें थी बड़ी इनसिक्योर हो गई थी। डाकू लोग हमेशा व्यापारी और जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे उनको लूट लिया करते थे। बलबन ने यहाँ भी बुरी तरह से कत्लेआम मचाया।
जितने भी विद्रोही थे उनके गांवों में आग लगवा दी, उनके जंगलों को काट करके साफ कर दिया गया, और जो विद्रोही लोगों का जो फोर्ट था उस पर पूरा अधिकार जमा लिया या उनको नष्ट कर दिया। तो इस तरीके से भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली, इन सब जगहों पे उसने अपनी सुल्तान ने अपनी चौकियां स्थापित कर ली और खूंखार अफगान सैनिक वहाँ भी रखे गए। तो इस तरीके से यहाँ भी भयानक ब्लड ब्लड पॉलिसी को इसने फॉलो किया और दोआब वाले रीजन में इस तरीके से शांति स्थापित कर दी। अब इसके बाद बात करते हैं कटेहर की। तो कटेहर में रुहेलखंड वाला जो एरिया था, वहाँ भी काफ़ी टाइम से ही कोशिश कर रहा था कि विद्रोह को दबा दिया जाए। इसके लिए वहाँ गाँवों को जला दिया गया और जो जितने भी पुरुष थे उन सबको कत्ल की आज्ञा दे दी गई। भयानक यहाँ पे हत्याकांड हुए। ऐसा कहा जाता है कि 9 साल के ऊपर के जितने भी पुरुष थे उन सबको मरवा दिया गया, और जो महिलाएं थी, जो बच्चे थे, उनको बंदी बना लिया गया। तो इस तरीके से इस पूरे प्रदेश को उजाड़ दिया गया बिल्कुल। और कहा जाता है कि जंगल और गाँवों में लाशों को सड़ता हुआ छोड़ दिया जाता था, जिससे पूरा महामारी फैल जाती थी। हजारों लोग तड़प तड़प के मर गए और बाकी लोग जो मर नहीं पाए सैनिकों के हाथों, महामारी से मर गए। तो इस तरीके से लोगों ये सब करने का मकसद ये था, आतंक की तरह, आतंक, लोगों के दिलों में आतंक बिल्कुल भर दिया जाए। तो इस तरीके से इतिहास का जो है हिस्टोरियन बर्नी कहते हैं कि दोबारा फिर कटेहर के जो लोग थे उन्होंने फिर दोबारा से कभी रिवोल्ट नहीं किया, और ये जो जगह थी ये ट्रैवलर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनके लिए पूरी तरह से सिक्योर हो गई। अब बारी आती है बंगाल की। तो बंगाल में जो इसका फेवरेट जो स्लेव था, जो गुलाम था, तुगरिल बेग, उसने यहाँ विद्रोह शुरू कर दिया। वो अपने आप को यहाँ सुल्तान घोषित कर दिया। उसने अपने नाम के उसने सिक्के शुरू करवा दिए, उसमें खुतबा पढ़वाना शुरू कर दिया। तो इसके दबाने के लिए पहले बलबन ने भेजा अमीन खान को, लेकिन अमीन खान यहाँ पे हार गया, और इस वजह से गुस्सा होकर के अमीन खान को उसने अवध के फाटक पर लटकवा दिया। फिर इसके बाद 2 बार और इसने आर्मी भेजी, लेकिन उसमें भी ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तब ये खुद 2 लाख की सेना लेकर के बंगाल पहुंचता है, और ऐसा कहते हैं कि तुगरिल भाग खड़ा हुआ, लेकिन ढाका के पास उसको पकड़ दिया गया और वहीं उसको मार दिया गया। उसके बाद जो तुगरिल था और उसके जितने भी रिलेटिव्स थे और जिन लोगों ने उसकी हेल्प की थी, उन सबको लखनौती के बाज़ार में फांसी पे चढ़वा दिया गया। और बर्नी जो हिस्टोरियन है वो लिखते हैं कि जो मेन मार्केट था, मेन मार्केट के दोनों तरफ लगभग 1 से 2 मील लंबी सड़क पर उसने तुगरिल और उनके साथियों को मार करके उनके शरीर को ठोक करके वहाँ लटका दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि 1 से 2 मील तक ये पूरा इसी तरह से लाशें लटकी हुई हैं। लोगों ने इस तरीके का भयानक दृश्य कभी देखा नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से लोग तो देख करके ही बेहोश हो गए। फिर उसके बाद सुल्तान ने वहाँ अपने बड़े बेटे बुगरा खां को वहाँ का बंगाल का गवर्नर बनाया, और उसको भी वार्निंग दी कि बेटा, दिल्ली के विरुद्ध कभी विद्रोह मत कर देना, वरना इसी तरीके से किया जाएगा जो तुगरिल बेग के साथ किया गया। उसके बाद वो दिल्ली लौट आया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से उसकी पॉलिसी थी जो जितने भी रिवोल्ट थे उनको सप्रेस करने की। अब बलबन के सामने जो अगला चैलेंज था वो था उलेमा को पॉलिटिक्स से सेपरेट करना। अब ये जो उलेमा हुआ करते थे, ये वो लोग होते थे जो इस्लाम का जो डॉक्ट्रिन होता है, इस्लाम का जो लॉ होते हैं, उनको ये इंटरप्रिटेशन करते थे, उसको ट्रांसमिट करते थे, या कहना चाहिए उसके गार्जियन होते थे। तो सरल भाषा में कहें तो जो इस्लाम के नियम हैं, नियम कायदे कानून हैं, उनकी व्याख्या करने वाले ये लोग हुआ करते थे। तो बलबन से पहले जो उलेमा थे उनका पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था, लेकिन बलबन के टाइम पे उलेमाओं का पतन हो गया क्योंकि उनके आदर्श गिर गए, उनमें धार्मिकता का अभाव हो गया, फालतू के झगड़ों में लगे रहते थे,
और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगे। काम उनका क्या था? इस्लामिक जो लॉ है उसका इंटरप्रिटेशन करना, लेकिन वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करने लग गए। हिस्टोरियन बर्नी कहते हैं कि बलबन के टाइम पे उलेमा ना तो ईमानदार थे और ना ही उनमें धार्मिकता रह गई थी। उनमें इतना साहस नहीं था कि वो अपने जो सही विचार हैं वो सुल्तान के सामने रख सकें। वो केवल वही बात करते थे जो सुल्तान को अच्छा लगे। तो इस तरीके से बलबन को ये सब बातें समझ में आ गई, इसलिए उसने उलेमाओं से सजेशन लेना, उनसे मशविरा करना बंद कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि बलबन उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। बलबन उलेमाओं का रिस्पेक्ट करता था। जैसे कि कहा जाता है कि मौलाना बुरहानुद्दीन बलाखी, काजी शराफुद्दीन, मौलाना सिराजुद्दीन सज्जरी, नजीमुद्दीन दमश्की, ये सब नाम आपको ऐसे बिल्कुल याद होने चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बस सूचना के लिए मैंने नाम दे दिए। ये कुछ उलेमाओं के नाम हैं जो उसके टाइम पे थे। तो इनके यहाँ वो रेगुलर जाया करता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो तब तक खाना नहीं खाता था जब तक कम से कम 1 दर्जन उलेमाओं के पास वो बैठ ना ले। तो हालांकि ये बात थोड़ा सा कुछ ज़्यादा लगती है कि ऐसा तो मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी इतना तो तय है कि वो उलेमाओं का सम्मान में कोई उसने कमी नहीं आने दी। लेकिन उलेमाओं का पॉलिटिक्स में कोई उसने अब सुझाव लेना, उनसे मशविरा करना बिल्कुल लेना बंद कर दिया।